भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हरीश जी, मोनिका जी बोल रही थी, अच्छी हमारी एंकर हैं, बड़ी अच्छी एंकर हैं, सारी बातें कह रही थी। आपके बारे में उन्होंने एक बात नहीं कही, बड़ी बारीक आटा पीसते हैं राजनीति में आप। ये सही है कि गलत है? कहते आपकी पिसाई बड़ी बारीक होती है, बात यहां कर रहे होते हैं तो निकलेगी कहीं दूर तलक। ये सच है या नहीं? पहले तो मैं आपका न्यूज 18, थैंक यू सो मच सर, उसकी पूरी टीम का, जिसमें हमारे मित्र, थैंक यू सो मच सर, सब लोग आप सम्मिलित हैं जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। थैंक यू सो मच सर। और एक शिकायत भी करना चाहता हूं। अरे सर पहले करिए। न्यूज 18 से कि आते ही जो है मुझको आपने पैंथर के हवाले कर दिया। नहीं नहीं सर, और आपने सवाल भी ऐसा पूछा। नहीं, मैं तो कुछ नहीं, बस यही है कि हरीश जी के बारे में कहा जाता है राजनीति। अच्छा सवाल छोड़िए, जरूरी थोड़ी ना हर सवाल के जवाब हो। ये जो है आपने बड़ी फास्ट बॉल डाली, लेकिन स्पिन करते हुए डाली। सर ओवर 2020 का जमाना है, लोग टेस्ट मैच देखना ही नहीं चाहते, पेशेंस ही नहीं रही लोगों में। तो इसलिए जी, मेरा उत्तर आपको ये है जी कि आज के जमाने में सर यदि आप ऐसी बात न करें जिसका असर दूर तक पड़े तो फिर बात होगी कैसे? वाह। और फिर आज जब ऐसे ऐसे स्पिन मास्टर मौजूद हैं, क्या बात, जो लोग बॉल आज डालते हैं लेकिन परिणाम देखो कहते हैं 2047 में, तो जब ऐसे स्पिन बॉलर मौजूद हैं इस देश में, तो फिर हमको भी तो कुछ न कुछ ऐसा कहना पड़ेगा कि बात यहाँ करें, असर उसका कहीं दूर तक दिखाई। देखिए मैंने कहा था ना, देहरादून पे बात डालिए, निकलेगी कहां तक वो देखते रहिए बस। अब आप वो विजन है उन 2047 का, एक सपना है सशक्त और देश को स्वाभिमान और विस्तार के साथ देखने का मौका लगेगा। बीच में सवाल आएगा तो जरूर पूछेंगे, लेकिन बहुत अरसा हो गया मुख्यमंत्री से, अब कितना समय हो गया। लोग कह रहे हैं कि हरीश रावत जी, हुड्डा जी, कमलनाथ जी वाली टीम में शामिल हो गए क्या? देखिए ये वक्त है, ये वक्त है। और यदि वक्त बदलेगा, समय आएगा, तो आप फिर कहेंगे कि आप लोगों ने इस उम्र में भी जो है ऐसी पलटी मार ली। क्या बात है! ये तो सब वक्त के मजबूर हैं। तो जी, तो इस समय वक्त जो है उन लोगों का है जो केवल वक्त उन लोगों का है जो केवल बातें करते हैं, केवल जुमले देते हैं। तो ये जुमलों का वक्त है, लोग जुमलों को एंजॉय कर रहे हैं। जिस दिन जुमलों को एंजॉय करने के बजाय लोग रियल इश्यूज को पकड़ना शुरू कर देंगे, जब लोग दूर कहीं देखने के बजाय अपने नजदीक देखेंगे, अपने परिवार में देखेंगे, अपने बेटे को देखेंगे, अपने गांव को देखेंगे, अपने अड़ोस पड़ोस को देखेंगे, उनकी समस्याओं को देखेंगे, तो हमारा वक्त आ जाएगा। हम उस वक्त का इंतजार कर रहे हैं जिस दिन भारत के लोग अपने को देखने लग जाएं। और हम ये चाह रहे हैं कि न्यूज 18 कम से कम ऐसी नजर रखे, तो जो नजर दूर देखने वालों के साथ साथ ये नजदीक देखने वालों को भी देखा करे, तो कम से कम हम न्यूज 18 से एक्सपेक्ट करते हैं। ठीक है, आपने यॉकर डाली है, मैंने यॉकर को उसको उसी तरह लिया और बैट आगे किया। लेकिन मुझे एक चीज बताइए, आपकी सारी बातें सर माथे मेरे। वो कहते कि बात नहीं है साहब हुजूर आली, आप तो हरियाणा जीत रहे थे, खिसक गया हरियाणा, और वो जो तीसरी बार हुआ है और वो यूं ही नहीं हुआ है, परिणाम आगे भी देखिए। तो उन्होंने कहा मैं परिणाम दे रहा हूं, आप ये ना कहिए जीती बाजी कैसे हार जाते हैं। मुझे आज यही समझना है, बाकी कुछ नहीं पूछना कि आप तो जीत रहे थे, जीतते जीतते हार कैसे गए। देखिए राजनीति में जब हमने संसदीय लोकतंत्र अपनाया है, दलीय प्रणाली अपनाई है, तो जीत भी होगी, हार भी होगी। हमें इस बात का मलाल नहीं है कि हम हरियाणा, मलाल है हमको, तकलीफ है हमको कि हम जीते जीते क्यों हार गए, लेकिन हमारी हार में हरियाणा की हार भी बन गई, इसका दुख है। कारण यह है कि हरियाणा के मुद्दों पर बात नहीं हुई, लोगों ने वोट कर दिया जाट और गैर जाट पर।
हिंदू को बांट दिया आपने। आप हिंदू की बात करते हैं, आपने हिंदू को जाति के आधार पर बांट दिया। आपने ऐसा प्रयोग किया हरियाणा के अंदर जिस प्रयोग ने ये परिणाम दिए। और आज इस बात को कोई स्वीकार करे या न करे, तो आज हरियाणा बटा जाति के आधार पर और हिंदू समाज जाति के आधार पर बटा, जबकि पहले हरियाणा वोट कर रहा था विकास के सवाल पर, हरियाणा वोट कर रहा था रोजगार के सवाल पर, हरियाणा वोट कर रहा था किसान के सवाल पर, हरियाणा वोट कर रहा था महिला सम्मान के बात पर। मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं, मुझे बता दीजिए क्या ये लोगों के मुद्दे हैं या नहीं है, ये हरियाणा के मुद्दे हैं या नहीं है? हाँ। लेकिन ये जाट गैर जाट ये किसका मुद्दा है? मुझे बहुत अच्छा लगा, राजनीतिक विश्लेषक, पार्टियों को मैं नहीं मानता, राजनीतिक विश्लेषक आपके इस स्टेटमेंट पे बड़ा खुश हो रहे होंगे कि देखिए हरीश रावत जी कितनी सच्चाई से बोलते हैं। उन्होंने एक बार भी ईवीएम का रोना नहीं रोया है, एक बार भी नहीं बोला आपने कि ईवीएम गड़बड़ था या वहां ये गड़बड़ था या बैटरी लूज हो गई थी या चार्ज नहीं हुई थी, या ये एक बार भी आपने नहीं कहा। सो राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि जो हार और जीत हुई है वो मुद्दों के किसी एंगल पे हो सकती है। एक बात जब आपने कही दिया तो मैंने नहीं कहा, आपने जवाब दिया, उसमें एक बात भी मैं सुन रहा था ध्यान से कि ईवीएम आता है या नहीं आता है। मैं उसकी जरा सच्चाई बयान कर दूं। ईवीएम तो लाई बेमानी के लिए गई है। ये क्या कह रहे हैं? मतलब ये बीजेपी लाई है, किसके शासनकाल में आए? जब देखिए एक मशीन है, मशीन अच्छे भाव वाले के हाथ में रहेगी तो डिलीवर करेगी, और मशीन को संचालित करने वाला जो है यदि गलत इरादे वाला होगा तो मशीन का दुरुपयोग हो सकता है। मतलब आप कह रहे हैं तो तकनीक, आप कह रहे हैं ईवीएम बेईमानी के लिए लाई गई? नहीं, ईवीएम तो लाई गई कि इसलिए कि लोगों को सुविधा हो, लेकिन ईवीएम का जो दुरुपयोग किया जा रहा है, तकनीक का जो दुरुपयोग किया जा रहा है, उसकी संभावना बनी हुई है। इसलिए हम सैद्धांतिक रूप से हमारा मानना यह है, जब दूसरे देशों ने जिन्होंने इस तकनीक को पहले अपनाया, जब उन देशों ने ईवीएम का उपयोग छोड़ दिया, अमेरिका ने छोड़ दिया, जापान ने छोड़ दिया, यूरोप के बहुत सारे कंट्रीज ने छोड़ दिया, तो हमको भी ईवीएम के बजाय अब अपनी पुरानी जो है बैलेट वाली पद्धति पर आना चाहिए। सर आप जब मुख्यमंत्री बने, क्योंकि ईवीएम में हमेशा दुरुपयोग की शिकायत बनी रहेगी। सर जब आप मुख्यमंत्री बने तो इसी ईवीएम ने बनाया था आपको। देखिए मैंने कहा ना आपसे कि ये समय समय पर कोई रोज आदमी के मन में बेईमानी नहीं आती है। जहां बेईमानी मन में आ जा रही है, जो हैंडलर्स हैं, तो आज क्या शब्द आप इस्तेमाल कर रहे हैं आप, हैंडलर, बेईमानी, बड़ा जबरदस्त है मामला। आज देखिए आज एक बात है, इस बात को आप स्वीकार करेंगे, इस बात से कोई, और मैं ही इस बात को कोई मैं नहीं कह रहा हूं, इस बात को अब दुनिया कह रही है, क्योंकि चुनाव आयोग अब निष्पक्ष अंपायर नहीं रह गया। वो स्केल को रेगुलेट नहीं कर रहा है, बल्कि ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो कहीं पर पक्ष कर रहा है। खैर वो उन्होंने जवाब दिए हैं, अब जब प्रेस कॉन्फ्रेंस दी है महाराष्ट्र के। यदि ईवीएम पर हमको पूरा विश्वास हो सकता है, उसके नतीजों पर पूरा विश्वास हो सकता है, लेकिन मुश्किल ये हो रहा है कि जो अंपायर है, अंपायर को लोगों ने प्रभावित कर दिया है। उसकी जो स्वायत्तता है चुनाव आयोग की, जो होनी चाहिए संवैधानिक आधार पर, वो आज बनी हुई नहीं। सर आप कह रहे हैं कि बीजेपी बांट रही है, जातिगत जनगणना की बात आप करते हैं। देखिए मैंने कहा ना कि एक चीज जो कहने वाले पर आप जाति का इस्तेमाल समाज को बांटने के लिए करते हैं, या जाति का इस्तेमाल आप समाज की तरक्की के लिए करते हैं। तो जाट गैर जाट वाला, हम जाति जनगणना की बात इसलिए कर रहे हैं कि 75 साल बाद आज समय आ गया है जब हमारे सामने एक पिक्चर क्लियर होनी चाहिए कि देश के अंदर विभिन्न जो वर्ग हैं, उन वर्गों की आर्थिक स्थिति क्या है, वो कहां तक पहुंची, कहां तक उनकी तरक्की पहुंची है, उनकी प्रॉब्लम्स क्या हैं, उनकी ऐसा न हो कि हम तेजी से भाग रहे हों आगे की तरफ और एक बड़ा हिस्सा समाज का पीछे रह जाए और उसकी मुसीबतें और ज्यादा बढ़ जाएं, उसकी तकलीफ और ज्यादा बढ़ जाए। तो आप कह रहे थे ना बांट रहे हैं। उनका एनालिसिस करने के लिए
वन टाइम एक्सपेरिमेंट के रूप में, क्योंकि आपके पास इसके डाटा इकट्ठा करने के लिए और कोई तरीका नहीं है जनगणना के अलावा। और जनगणना में आप यदि मानक जाति को बना करके चलते हैं तो आप माइक्रो लेवल पर पहुंच सकते हैं, आप नीचे के स्तर पर पहुंच सकते हैं और उससे आपके पास करेक्ट पिक्चर आ जाएगी कि किन किन वर्गों के अंदर कितने कितने लोग हैं जो आज बहुत खराब स्थिति में हैं और उनकी समस्या के निदान के लिए आपको क्या करना है, ताकि 75 वर्ष बाद हमको ये न कहना पड़े कि साहब क्या करें। एक बड़ा हिस्सा आज लोग कह रहे हैं कि करीब 40 करोड़ लोग हैं आज के दिन भी जो अपनी बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पा रहे। तो ये एक बड़ी चुनौती है। सर, आप जब 40 करोड़ कहिए तो ये 40 करोड़ कई देश 40 करोड़ मिल करके बनते हैं। तो भारत के अंदर 40 करोड़ लोग अपनी बुनियादी आवश्यकताओं के लिए तरस रहे हों तो हम ये, इसलिए मैंने कहा कि इरादे पर भाजपा के हाथ में जाति एक अस्त्र के रूप में है समाज को बांटने के लिए, चुनाव जीतने के लिए। और जब हम जाति गणना की बात कर रहे हैं तो हम माइक्रो लेवल पर हमको डाटाज मिल सकें ताकि प्लानर्स की मदद हो सके और हम बेहतर भारत बनाने के लिए, ताकि 2047 का जो हमारा सपना है, लेकिन सर ये हो नहीं पा रहा, ये हो नहीं पा रहा कि एक समृद्ध सर ये हो नहीं पा रहा है। आप कह रहे हैं कि बना सकें, हम ईमानदार हैं, मेरी ईमानदारी पर शक न कर। और वो कह रहे हैं कि देखिए हम तो परिणाम लाते जा रहे हैं, स्टेट्स मेरे पास आ रही हैं। खैर 12 मिनट 21 सेकंड बाकी, एक हल्की गेंद फेंकते हैं। एक गड्ढा ऐप बना था, अच्छा काम कर रहा है। गड्ढा ऐप बनाया था क्या कि गड्ढे जो हैं सड़कों पे, बढ़िया चल रहा है सर। मुझे बड़ा अच्छा लगा जब मुख्यमंत्री ने कहा गड्ढा ऐप, तो मैं कुछ समय तो सोचता रह गया, मैंने कहा गड्ढा ऐप क्या है। तो बाद में मुझे लगा कि मुख्यमंत्री जी ने कई जगह, जब मैं भ्रमण पर गया था उत्तराखंड के, तो सड़कों को बदहाल देख करके मैं वहां धरने पर बैठा। मैं धरने पर बैठा इसलिए सांकेतिक धरने पर, ताकि जो लोकल लोग हैं एडमिनिस्ट्रेशन के और विभाग के, वो उस सड़क को दुरुस्त कर सके। तो आप मोड़ा लेके पहुंच जाते हैं। लेकिन जब मुख्यमंत्री ने कहा कि गड्ढा ऐप, तो बाद में मुझे किसी ने बताया कि उस गड्ढा ऐप में इतनी शिकायतें आ गई कि मुख्यमंत्री ने कुछ दिनों के बाद वो गड्ढा ऐप अपने उससे हटा दिया। उन्होंने कहा भाई इसको हटाओ, क्योंकि उसमें 8000 से ज्यादा शिकायतें आ गई। तो मुख्यमंत्री जी ने कहा यार ये तो ऐसी हालत हो गई है कि यहाँ सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क है, ये खोजना मुश्किल हो जाएगा। तो वो हटा दिया। इस बार मुख्यमंत्री जी को मैंने पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, हमारे प्रेस के दोस्त आए थे, तो मैंने इनसे कहा यार ये डाल देना, लिख देना या कह देना कि मैं इस बार भी फिर भ्रमण पर जाने वाला हूं, मुझको ये सड़कों में गड्ढों पर बैठना न पड़े। ठीक है सर। तो बड़ा राजनीतिक विश्लेषक मुख्यमंत्री जी ने बड़ी तत्परता से मुख्यमंत्री जी ने, हाँ, एक बयान उनका जारी हुआ। उन्होंने कहा मैं 15 अक्टूबर की डेडलाइन दे रहा हूं और उस तक सारे गड्ढे भर दिए जाने चाहिए। कुछ जगह भरे भी होंगे, लेकिन अब मैं देहरादून में कई जगह गया इधर, तो पता चला सड़कें बदहाल हैं। लोग कह रहे हैं कि 2016 के बाद इनकी मरम्मत ही नहीं हुई। कुछ जगह लोगों ने मुझसे कहा कि साहब वो आपके समय में ये सड़क बनी थी, उसके बाद इसकी ओवरऑलिंग ही नहीं हुई है। तो ये जो हालत है, मैं 2-3 जगह बैठ करके मैंने हरीश जी ध्यान खींचा। तो एक बात और उलझ जाती है जी, और वो उलझ यूं जाती है, राजनीतिक विश्लेषक के ही हवाले से कहूंगा कि समझ में नहीं आता। आप मुख्यमंत्री जो हैं बीजेपी की बड़ी तारीफ कर देते हैं, कभी त्रिवेंद्र जी की तारीफ कर देते हैं, कभी आप तीरथ जी की तारीफ कर देते हैं, धामी जी की करते करते थोड़ी बहुत तो कर ही दी आपने कि भरा ही होगा, अच्छा ही किया होगा। तो लोग समझ नहीं पा रहे इधर हैं या उधर हैं, किधर हैं, और तारीफ कर देते हैं तो लगता है कि आप जानबूझ के कर देते हैं, आप पार्टी नहीं पता चल रही। इतने साल बाद जी सर, आपको यदि ये सवाल करना पड़ रहा मैं किधर हूं, हाँ जी, कोई सीता माता अग्नि परीक्षा दे करके भी आ गई और उसके बाद भी यदि कुछ लोग ऐसा सवाल कर देते हैं तो भाई वो सवाल जो है पूछने, वो सवाल अपने आप में
अपने आप में निरर्थक हो जाते हैं। उसे मायने नहीं। मैं तो कांग्रेस एक ठेठ कांग्रेसी हूं, लेकिन लोकतंत्र के अंदर आपको अपने प्रतिद्वंदी की भी तारीफ करनी पड़ती है। देखिए आपके साथ मेरा ये चौथा पांचवा इनकाउंटर। हाँ है सर। लेकिन आप भी मेरा मुस्कुराते हुए स्वागत करते हैं और मैं भी आपको ये तो इसकी तो तारीफ आपके चेहरे पे मुस्कुराहट रहती है। हाँ जी। तो यदि मैं मुख्यमंत्री जी के लिए मुस्कुराते हुए एक बड़ी बात है और अच्छी बात एक शब्द कह दूं तो लोकतंत्र के अंदर आप प्रतिद्वंदी हो सकते हैं, आप विचारों के विरोधी हो सकते हैं, लेकिन आप दुश्मन नहीं हो सकते। अच्छा सर, सब छोड़िए। धामी जी की सबसे अच्छी बात आपको क्या लगती है? ये सब सुनना चाहते हैं। धामी जी की बात सबसे अच्छी क्या लगती है आपको? मुझे उनका चेहरा अच्छा लगता है। क्या बात है, धामी जी का चेहरा अच्छा लगता है आपको? अरे आपने कहा, अरे भाई मुस्कुराता हुआ चेहरा किसको अच्छा नहीं? अच्छा मैं पूछ लूं कितना अच्छा लगता है आपको? मुझ में क्या अच्छा लगता है? मुझे आपका चेहरा अच्छा लगता है। क्यों लगता है? वो मुस्कुराता रहता है। तमाम मैं बहुत सारे, क्योंकि मुझसे ज्यादा अनुभवी लोग भी बैठे हैं, मुझसे ज्यादा राजनीति की समझ वाले बैठे। मैं हरीश रावत जी के बारे में कह सकता हूँ तमाम सारी चीजें हुई, लेकिन चेहरे पे कोई शिकन नहीं। लेकिन इसलिए मुझे मुख्यमंत्री अच्छे लगते हैं जी, उनका चेहरा अच्छा लगता है क्योंकि वो करते कुछ नहीं है, केवल मुस्कुराते रहते हैं, अच्छे दिखाई देते हैं। तो एक कांग्रेस देखिए आपने पीस दिया ना, बारीक पीस दिया ना एकदम आटा। कांग्रेस के लिए, एक प्रतिद्वंदी के लिए इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि आपका प्रतिद्वंदी करे कुछ नहीं है, केवल मुस्कुराता रहे। हम तो कह रहे हैं भगवान करे 5 साल ऐसे ही मुस्कुराते रहे, ताकि 5 साल जब 2027 आए तो कांग्रेस आ जाए, कांग्रेस को सरलता हो जाएगी। और इच्छा अभी बाकी है ना, इच्छा आपकी बाकी है। मैं पूछना चाहता हूँ, नहीं तो कुछ दिनों के बाद जैसे मनोहर लाल खट्टर को खटारा बता करके निकाल दिया, शिवराज सिंह को कबाड़ा बना करके निकाल दिया और त्रिवेंद्र सिंह जी को कुछ और बना करके निकाल दिया, कहीं ऐसा न हो कि इनको भी निकाल दें। तो हम चाहते हैं कुछ करें नहीं, मुस्कुराते रहें और 2027 में कांग्रेस के आने का रास्ता बन जाएगा। देखिए लोगों को काम करने वाला चाहिए होगा ना। अरे आप बुजुर्ग हैं, आपकी राजनीति में समझ अच्छी है, आप उनको बता रहे हैं, वो सब सुन रहे होंगे, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ इच्छा आपकी बाकी है अभी मुख्यमंत्री बनने की? अच्छे सवाल आप सुनते नहीं है, सुन के भी अनसुना कर देते हैं। सुन तो आपने लिया एक ही बार में, मैं क्या कह रहा हूं? ऐसा कौन शख्स है, और वो भी हरीश रावत जी, कि मैंने पूछा कि मुख्यमंत्री बनने की इच्छा है तो आपने बिल्कुल हंसे और ऐसा क्या कि है? अरे है नहीं है। एक बात है, हाँ। आप 76 साल के उम्र में भी मेरे लिए शुभेच्छा रख रहे हैं तो मुझे खुश होना ही चाहिए ना। आप शुभेच्छा रख रहे हैं, आपकी शुभेच्छा रखने का आपका अधिकार है, लेकिन मेरी इच्छा एक ही है कि 2027 में कांग्रेस सत्ता में आए। मैं उत्तराखंड से उस योद्धा की तरीके से जाना चाहता हूं जिसने जीत देख ली। तो मैं ये कह रहा हूं, ये आपकी आवाज दिल्ली वाले क्यों नहीं सुनते? मैं उस योद्धा की तरीके से दिल्ली में बुलावा नहीं आता तो जीत आ जाए। आपकी दिल्ली वालों से बुलावा हार करके, क्योंकि मैं गीता का भी पाठ करता हूं। गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा दैन्यम न पलायनम। अब मेरी स्थिति यह है कि कांग्रेस यदि यहां हारती रहती है तो कांग्रेस, हरीश रावत को तब तक जवान भी रहना है और तब तक उत्तराखंडी में रहना है और तब तक संघर्षरत भी रहना है, जब तक कांग्रेस सत्ता में नहीं आ जाती है। तो इसलिए मेरी एक ही इच्छा है कि कांग्रेस सत्ता में आ जाए। ये जो बाकी आपने कहा है वो आपकी शुभेच्छा है, तो आपकी शुभेच्छा के लिए मैं हृदय से आपका धन्यवादी हूं। लेकिन ये शुभेच्छा आप हरीश रावत के साथ साथ जरा कांग्रेस तक एक्सटेंड कर दें, कांग्रेस का देखिए आया ना ये वहां तक बढ़ा दीजिए तो मैं आपका बड़ा आभारी रहूं। देखिए मैंने कहा ना कि ये अर्जी है, ये महीन आटा है, बहुत बारीक पीसता है। तो देखिए उन्होंने बारीक पीसा, आखिरी वाली बात कही कि दिल्ली तक पहुंचा दीजिए। अरे वो तो सुन ही रहे होंगे, और आपके कंट्रीब्यूशन को कौन नहीं जानता? आपके कंट्रीब्यूशन को उत्तराखंड में सारे लोग जानते हैं, आपसे भली भांत परिचित हैं सारे लोग। ऐसा कौन सा, लेकिन लोग कह रहे हैं कि जीजा साले में ही नहीं बनती है? क्या
कहते हैं लोग जीजा साले में ही नहीं बन रही है जो आपके मौजूदा कांग्रेस के यहाँ पे जो अध्यक्ष हैं। नहीं, वो हाँ मेरे साले हैं, हाँ मेरे साले हैं, लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष हैं आज। हाँ तो वो देखिए घर का भी तो एक रिश्ता है। कांग्रेस अध्यक्ष हैं। हाँ। और मैं कांग्रेस का सिपाही हूँ, मैं उनकी सेना का एक सिपाही हूँ। हाँ जरा सा अब उम्र दराज सिपाही हूँ, बस इतना ही है, लेकिन सिपाही हूँ और हर समय कमर कस करके तैयार रहता हूँ कांग्रेस के लिए। तो देखिए वो और आज भी कमर कस करके तैयार हूँ। तो मुझे मालूम है मुझे मालूम है अच्छी तरह से। देखिए एक नजर आपको बहुत देर से देख रही है मुस्कुराते हुए। मैनेजिंग एडिटर डिजिटल के भी प्रभारी हैं, न्यूज 18 इंडिया के भी प्रभारी हैं, वो सामने से देख रहे हैं। ज्योति कमल जी वो सवाल लेना चाहेंगे, वो सवाल पूछना चाहेंगे। तैयार है ना आप? हाँ मैं तैयार हूँ। हाँ हरीश रावत जी तैयार है। मैं सवाल आइए, एक सवाल आपकी तरफ से होना चाहिए। नहीं एक सवाल आपकी तरफ से सवाल, एक कोई सवाल हरीश जी से पूछ लीजिए, या अगर जब मूड बन जाए तो आ जाइए प्लीज कम।